जय हिंद। आज समझेंगे 10 क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन जो है जब जो जीव यानी कि जो जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिकाओं के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, जहां इसका निर्माण जो है ऊर्जा निर्माण में होता है, जहाँ इसका उपयोग ऊर्जा निर्माण में होता है। यानी ऊर्जा निर्माण करने का काम कौन करेगा? तो कोशिका करेगा। कौन सा करेगा? कोशिका करेगा। अब यहाँ पर कुछ जीवों में देख लेते हैं, कुछ जीवों में श्वसन अंग को देख लेते हैं। तो कुछ जीवों में श्वसन अंग, जैसे मानव में श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। तो मानव में श्वसन अंग कौन है? फेफड़ा। मछली में श्वसन अंग क्या है? गिल्स, या इसी को बोलते हैं क्लोम या गलफड़। क्या बोलेंगे? क्लोम या गलफड़। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स या क्लोम या गलफड़। यहाँ मेढक का श्वसन अंग क्या होगा? गिल्स, फेफड़ा और त्वचा। तो गिल्स से कब सांस लेता है? तो टेडपोल की अवस्था में मेढक जो है टेडपोल की अवस्था में गिल्स से सांस लेता है। जब टेडपोल क्या कहते हैं, यानी सबसे बचपना, यानी शुरुआत में जो है एकदम उसका मछली आकार के जैसा रहेगा, पीछे पूंछ रहेगा। तो जो बचपन यानी सबसे शुरुआती दौर होता है इसका क्या होता है? टेडपोल होता है। क्या होता है? टेडपोल। जब वो प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है, यानी भूमि के ऊपर रहता है, यानी प्रौढ़ अवस्था में रहेगा तो फेफड़ा सांस लेगा। जमीन के अंदर रहेगा तो किससे? त्वचा से। कीट जो है किससे सांस लेते हैं? तो कीट का जो श्वसन अंग होता है ट्रेकिया, या इसी को बोलते हैं श्वास नली। जैसे तेलचट्टा, तेलचट्टा जो होता है किससे सांस लेता है? तो ट्रेकिया से सांस लेता है। किससे? ट्रेकिया से। अब यहाँ पर हम देखते हैं श्वसन। श्वसन जो होता है सांस लेने, जैसे मान लीजिए सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास कहेंगे। श्वासोच्छ्वास, यानी अब सांस लेंगे तो सांस लेने की क्रिया को क्या कहेंगे? निश्वसन। सांस लेने की क्रिया को निश्वसन, और सांस छोड़ने की क्रिया को निश्वसन। सांस लेने की क्रिया को क्या कहेंगे? निश्वसन, और छोड़ने की क्रिया को निश्वसन। जैसे निश्वसन में क्या होता है? सांस लेते हैं तो जितना हमारा नाइट्रोजन आता है उतना ही ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन कितना? 78%। तो 78% के भाग 78% चला जाता है। ऑक्सीजन जो होता है 21%, यानी वायुमंडल में कितना होता है? 21%। तो जितना जो है ऑक्सीजन वो टोटल चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी चला जाएगा। जैसे हम सांस लेंगे तो टोटल गैस चला जाएगा, लेकिन जब निश्वसन होगा, छोड़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है 78%, यानी जितना नाइट्रोजन आया था उतना चला गया। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया था 21%, कितना छोड़ दिया गया? 17%, यानी कि कुछ भाग क्या है इसका खर्च हो गया, यानी ऑक्सीजन का कुछ भाग खर्च हो चुका है, इसलिए 17% का क्या किया? रिलीज कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, लेकिन छोड़ा क्या? कितना गया? 4%, यानी और जाते और छोड़ दिया गया। इसका मतलब जो है, और जो शरीर में पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड था तो उसको भी क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। तो निश्वसन जो होगा, सांस लेने की क्रिया को निश्वसन, छोड़ने की क्रिया क्या कहेंगे? निश्वसन। तो दोनों कहलाएंगे, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वास कहते हैं, या इसी को हम इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। अब देखते हैं मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन यानी श्वसन तंत्र को, तंत्र जो होता है उसमें बहुत सारे अंग जो है मिलकर तंत्र कहलाते हैं। तो सांस लेने के लिए जो जो अंग उसमें शामिल रहेगा उसे हम बोलेंगे श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में कौन कौन सा है? तो नासिका छिद्र। पहले जो यहाँ से नाक में देखेंगे तो छिद्र है, तो यहाँ से बोलेंगे नासिका छिद्र। ऊपर तो जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा नासिका कपाट। तो नासिका छिद्र, नासिका कपाट। इधर आएंगे फायरिंग्स, लैरिंग्स। क्या हो जाएगा? फायरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद में क्या हो गया? ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलिस, यानी नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स। यहाँ पे हो गया वॉइस बॉक्स को किसको कहते हैं? तो लैरिंग्स को कहते हैं। किसको? लैरिंग्स को कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को कहते हैं। तो नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो आगे चलकर बढ़ जाता है ब्रोंकस, फिर आगे ब्रोंक्यूलिस, उसके बाद में फिर एल्वियोली। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं।
ये हो गया हमारा जो है, यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया नासिका छिद्र, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं। क्या हो गया? नासिका छिद्र। यहाँ पर होगा कुछ नासिका कपाट, फायरिंग्स लैरिंग्स, फायरिंग्स लैरिंग्स। क्या हो जाएगा? फायरिंग्स, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फायरिंग्स लैरिंग्स। यहाँ पर हो गया ट्रेंकिया। क्या हो गया? ट्रेंकिया। ट्रेंकिया के बाद में क्या हो गया? ब्रोंकस। क्या हो गया? ब्रोंकस। इतना हो जाएगा ब्रोंकस। इधर हो गया ब्रोंक्योलिस। क्या हो जाएगा? ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्योलिस। ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्योलिस। ये हो गया एल्वियोली। क्या हो गया? एल्वियोली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलेंगे? वायु कोश। अब इसका जो काम क्या है, इसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को बटोर कर रखना है, यानी ऑक्सीजन को पकड़ने का काम कौन करेगा, यानी बटोर कर रखेगा कौन? तो एल्वियोली। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो निःश्वासन में ऑक्सीजन को कितना रिलीज किया गया? 17%, यानी और जो है अंदर रह गया। तो अंदर रखा कौन? तो अंदर रखने का काम जो किया है कौन किया है? एल्वियोली। कौन किया है? एल्वियोली। अब जो है एल्वियोली, अब यहाँ से ऑक्सीजन पकड़ के रखा है, तो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा कौन? अब यहाँ पे इसको कौन लेकर जाएगा? तो इधर से घूमते हुए आएगा ब्लड, यहाँ पर फेफड़ा के पास, यानी हार्ट से क्या होता है? आता है फेफड़ा तक ब्लड आता है। तो ब्लड जो आएगा किसको ले जाने? ऑक्सीजन को ले जाने। किसको? ऑक्सीजन को ले जाने। यहाँ से ऑक्सीजन, तो वही ब्लड में जो है, ब्लड क्यों नहीं लेकर जाएगा? ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन रहता है, वो हीमोग्लोबिन जो है, इस जो हीमोग्लोबिन है यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जाने का काम करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को यहाँ से पकड़ कर लेकर जाने का काम करता है। अब जो ब्लड जो है, ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन काम करेगा इसको पकड़ कर ले जाने, किसको? ऑक्सीजन को। अब ब्लड जो है हमारे शरीर में माने विभिन्न भागों तक, सभी अंगों तक ब्लड फैला हुआ है। अब ब्लड जो है, ब्लड में हीमोग्लोबिन उठा कर लेकर गया है किसको? ऑक्सीजन को। अब ये ऑक्सीजन को किसको दे देगा? सेल को। सेल को किस दे देगा? सेल को। अब सेल क्या करेगा? वहां पर उसका एनर्जी बने, माने ऊर्जा निर्माण करेगा। आगे देखेंगे इसमें ऑप्शन को, ये हो गया इस तरह के। अब देखेंगे एक बार में हम जब सांस लेते हैं, एक बार जब, तो कितना जाता है? आधा लीटर चल जाता है। कितना वायु चला जाता है? आधा लीटर। यानी जब एक बार से सांस लिए तो उसको कितना चला गया? आधा लीटर। लेकिन इसका जो कैपेसिटी है, यानी टोटल कितना भर सकता है, तो कितना हो जाएगा? 6 लीटर। कितना हो जाएगा? 6 लीटर। ये 6 लीटर जो है हमारे फेफड़ा के जो है कैपेसिटी है। कितना? 6 लीटर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है क्या लगाता है? ऑक्सीजन लगा दिया जाता है ताकि सांस लेने में कोई कठिनाई ना हो। अगर वो भी और ज़्यादा दिक्कत होगा तो आईसीयू में जब भर्ती किया जाता है, आईसीयू, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर केयर यूनिट। इंटर केयर यूनिट, इंटर केयर यूनिट, आईसीयू में। तो जब आईसीयू में जो भर्ती किया जाता है तो इसमें क्या देखिए, पाइप डालकर, यानी नाक में पाइप डालकर यहाँ पर लेकर जाता है, कहाँ तक? तो फेफड़ा तक। अब वहाँ से पंपिंग करके दिया जाता है। ये होता है कहाँ? वेंटिलेटर। यानी उसमें जब आईसीयू में करते हैं तो उसको बोलते हैं वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर में जो है पाइप को कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है? यानी यहाँ फेफड़ा तक। अब उसको क्या करते हैं कि पंपिंग किया जाता है। ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन किससे करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिसका सूत्र क्या है? CO। यानी हीमोग्लोबिन जो है किसका सूत्र, किसका ज़्यादा रिएक्शन करेगा किसके साथ? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो देखेंगे कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। अब आगे देखेंगे श्वसन। श्वसन जो होता है मानव में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। श्वसन जो है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब यहाँ पर डायफ्राम का क्या काम है? तो डायफ्राम का जो काम है, हमारे जो सांस जैसे लेंगे तो सांस लेंगे तो वजन पड़ेगा, इसको ढकेलने का काम कौन करेगा? तो ढकेलने का काम करेगा डायफ्राम। क्या करेगा? डायफ्राम। अब ये डायफ्राम जब ढकेलेगा तो हमारे जो फेफड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट में, जब एक्सीडेंट होता है तो ये डायफ्राम ही क्या होता है? टूट जाता है। तो डायफ्राम जब टूट जाता है तो कहीं कटा पिटा नहीं रहेगा शरीर में, लेकिन फिर भी लोगों की क्या हो जाती है? डेथ होती है। उसमें हुआ क्या है? डायफ्राम टूट चुका है। क्या हो चुका है? डायफ्राम टूट गया। आखिर गर्भवती महिला में अब क्या होता है कि गर्भवती महिला में डायफ्राम काम नहीं करता है, तो उस समय जो इसको सहारा कौन करता है? तो पसली करती है। गर्भवती महिलाओं में सांस लेने के लिए कौन काम करता है? तो पसली।
क्या करती है, माने पसली जो होता है सहायक होता है। अब यहाँ पर देखेंगे श्वसन। श्वसन जो होता है कितने प्रकार के, श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के, दो प्रकार के एक होगा आंतरिक श्वसन, एक होगा बाह्य श्वसन। तो पहले बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन देख लेंगे। तो बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, एक उधर हो गया कोई आंतरिक श्वसन। तो श्वसन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो होता है वो होता है फेफड़ा में होता है। बाह्य श्वसन किसमें होगा, फेफड़ा में होगा। लेकिन आंतरिक श्वसन जो होगा वो कहाँ पर हो जाएगा, कोशिका में होगा। आंतरिक श्वसन कहाँ पर हो जाएगा, कोशिका में। यानी बाह्य श्वसन फेफड़ा में, आंतरिक श्वसन कोशिका में। लेकिन देखेंगे तो ये जो एनर्जी यानी ऊर्जा बनाने का जो निर्माण करती है वो फेफड़ा नहीं करती। फेफड़ा तो बस ऑक्सीजन को बटोर कर रखने का काम करेगा और कुछ नहीं। अब यहाँ से देखेंगे तो बाह्य श्वसन तो फेफड़ा में होगा, आंतरिक श्वसन देखेंगे तो कोशिका में। तो कोशिका में भी दो प्रकार के, एक हो जाएगा जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। यहाँ पर हो जाएगा जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें यानी कोशिका में भी कितने भागों में, दो भागों में। कौन, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया। जीव द्रव्य में क्या होता है कि अब यहाँ पर देखेंगे जीव द्रव्य में, तो जीव द्रव्य में जो है 4 एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है। यानी 4 एटीपी का निर्माण होगा। इसमें जो है ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। किसको, ग्लूकोज को। कहने का मतलब जो है हम लोग जब भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो ग्लूकोज आता है तो उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम कहाँ पर होता है, जीव द्रव्य में। कहाँ पर होगा, जीव द्रव्य में। अब इस जीव द्रव्य में यानी कि पहले 4 एटीपी का निर्माण होगा। अब 4 एटीपी में से 2 एटीपी, यहाँ पर समझ लेते हैं, 4 एटीपी में से 2 एटीपी जो है, एटीपी यानी 4 एटीपी में से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च होता है। यानी यहाँ पर ग्लूकोलाइसिस यानी ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया होता है। क्या होता है, ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया होता है। यानी कि उसमें जो है किसको, ग्लूकोज को तोड़ने, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें जो इसमें यानी किसको, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए खर्च हो जाता है 2 एटीपी। अब ये जो 2 एटीपी खर्च होता है तो 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। किसका, 2 पायरुविक, यानी कि 2 एटीपी जब खर्च होता है तो किसका, 2 पायरुविक एसिड का, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का निर्माण है। यानी जब 2 एटीपी खर्च होगा किसमें, कोशिका यानी जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में 4 एटीपी का निर्माण होगा। ये 4 एटीपी जो है, 4 एटीपी में से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है। अब वो जब टूटता है तो टूटने के बाद में 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। कितने, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। अब 2 पायरुविक एसिड यानी एक पायरुविक एसिड में, एक पायरुविक एसिड में, एक पायरुविक एसिड में कितना, 18 एटीपी का निर्माण होता है। कौन, कितना, 18 एटीपी। तो बताइए कि यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड में कितना हो जाएगा, 18 मिलकर कितना हो जाएगा, 36 एटीपी। यानी यहाँ पर जो है 36 एटीपी जो है, मैंने 36 एटीपी का निर्माण हो गया। कहाँ पर, यानी जीव द्रव्य में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, क्या कहता है माइटोकॉन्ड्रिया कि जब तक से हमको 38 एटीपी नहीं मिलेगा तब तक से हम ऊर्जा का निर्माण नहीं करेंगे, यानी ग्लूकोज का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसको 38 एटीपी आएगा कहाँ से, तो 38 एटीपी देखिए कहाँ से आएगा। यहाँ पर जो है 2 एटीपी खर्च हुआ था तो 2 एटीपी बचा हुआ है। यहाँ से 18 36, तो 36 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 38। 36 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 38 एटीपी हो जाएगा। यानी 36 यानी 38 एटीपी मिल गया इसको। अब चल जाएगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा, यहाँ पर जो है ऊर्जा का यानी ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो कोशिका में जो श्वसन होता है, श्वसन कहाँ पर, कोशिका में जो होगा श्वसन, तो जीव द्रव्य में अनाक्षी श्वसन होता है। यानी अनाक्षी के मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता के, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको अवायवीय श्वसन कहेंगे।
जीव द्रव्य में किसको अवायवीय श्वसन, यानी इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी श्वसन। इसी को बोलते हैं क्या? वायवीय श्वसन। क्या होगा? वायवीय श्वसन। यहाँ पर ग्लूकोज जो है निर्माण हो गया, श्वसन यहाँ मानव में श्वसन पूरा। अब देखते हैं पादपों में श्वसन। क्या देखेंगे? पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन। तो पादपों में जो श्वसन होता है 3 तरह से होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी पादपों में जो श्वसन होगा 3 तरह के होगा। कौन कौन सा हो जाएगा? एक पत्ती से होगा। क्या होगा? पत्ती से। और क्या हो जाएगा? तना से। पत्ती से, तना से, और क्या हो जाएगा? जड़ से हो जाएगा। किससे? जड़ से। पत्ती में देखेंगे तो पत्ती में रंध्र होता है। पत्ती में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? रंध्र। यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकल सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर आ सके। ये जो होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए किससे होता है? रंध्र से। किससे? रंध्र से। यानी कि पत्तियों में रंध्र के द्वारा श्वसन होता है। तना में देखेंगे तो वात रंध्र से। किसका? वात रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसमें? तना से। तो तना में जो है वात रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जड़ में देखेंगे तो जड़ में छोटे छोटे रोमा जैसा निकला रहेगा। ऐसे जड़ अगर देखेंगे तो जड़ में से छोटा पतला पतला रेशा जैसा निकला रहेगा, इसे बोलेंगे मूल रोम। क्या बोलेंगे? मूल रोम। ये मूल रोम क्या करता है कि मिट्टी से जल ग्रहण करता है। क्या करता है? मिट्टी से जल ग्रहण करता है और इधर से क्या करेगा? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा और यहाँ पर अपना निर्वात श्वसन क्रिया पूरा कर लेगा। यानी कि पौधों में जो श्वसन देंगे तो पौधों में श्वसन 3 तरह का, यानी पत्ती से भी होगा, तना से, जड़ से होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि ऑक्सी श्वसन कहाँ पर होगा? तो ऑक्सी श्वसन कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अनाक्सी श्वसन कहाँ पर होगा? तो जीव द्रव्य में। कहाँ पर? जीव द्रव्य में। तो बताओ ऊर्जागिरी किसे कहते हैं? तो ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझ में आ गया कि ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? ऊर्जा के निर्माण समझ में आ गया। जब हम खाना खाते हो तो वो ग्लूकोज नहीं, हम लोग का ओरिजिनल ग्लूकोज कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने एटीपी मिला के? तो 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है।